नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज चर्चा करेंगे डेटा लोकलाइजेशन, आवश्यकता और चुनौतियों की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद से कोई भी बैंक मास्टर कार्ड के डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने कहा है कि पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने के बावजूद मास्टर कार्ड ने डेटा स्टोरेज के नियमों का पालन नहीं किया। मास्टर कार्ड पर लगाई गई आरबीआई की ये जो रोक है वो 22 जुलाई से लागू होगी। हालांकि इसका असर मास्टर कार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। दरअसल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, विशेषकर ग्लोबल कंपनियां, डेटा को भारत में स्टोर नहीं करती, बल्कि इसे अपने विदेशों में बने सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम में रखती हैं। लेकिन डेटा के साथ जुड़े कस्टमर की प्राइवेसी और प्राइवेसी रिस्क को देखते हुए आरबीआई ऐसी कंपनियों को भारत में ही डेटा स्टोर करने की सख्त हिदायत पहले भी कई बार दे चुका है। आरबीआई ने पहले भी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर ऐसी ही रोक लगाई थी। दरअसल डेटा लोकलाइजेशन का जो मुद्दा है वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। ये दुनिया के इस दौर में जब इंफॉर्मेशन एक पावर टूल की तरह है, यही वजह है कि आईटी कंपनियों, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी डेटा सुरक्षा को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में समझना जरूरी है कि डेटा लोकलाइजेशन क्या है, निजी या व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए ये कितना महत्वपूर्ण या जरूरी है, देश में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर कानून क्या है, क्यों विदेशी कंपनियां इन कानूनों को मानने को लेकर हीला हवाली कर रही हैं, इन कानूनों का वैश्विक ई कॉमर्स कंपनियों और ई मार्केट पर किस तरह का असर हो सकता है, डेटा लीक या डेटा का मिसयूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों से। मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं अशोक नाग, आप फॉर्मर एडवाइजर हैं आरबीआई, और साथ ही जितिन जैन हैं, आप डेटा एंड साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, चर्चा की शुरुआत जितिन जी मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले सवाल यही कि जिस डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी की बात आरबीआई कर रहा है कि मास्टर कार्ड ने उसको लागू नहीं किया, पर्याप्त समय और हिदायत दिए जाने के बावजूद भी, हम समझना चाहेंगे कि दरअसल वो पॉलिसी क्या थी, डेटा लोकलाइजेशन दरअसल है क्या, और आरबीआई के इस कदम के असर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम जनता के लिए अगर समझाया जाए तो डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि जो आपका हमारा कस्टमर्स का डेटा जो जनरेट होता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो लेन देन से जुड़ा सारा का सारा डेटा है जिससे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जनरेट हो सकती है। एक तरह से आप पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क जो कंट्री का उसके ऊपर आप एनालिसिस करके बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सर्किट मैप कर सकते हैं। तो वो डेटा को आरबीआई चाहता है कि भारत के ग्राहकों का डेटा भारत के अंदर ही स्टोर किया जाए, भारत के ट्रांजेक्शन का डेटा भारत में ही स्टोर किया जाए। और सामान्यतया कोई भी डेटा जो बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो आपसे हमसे, जैसे आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी स्टोर करते हैं, वो सारा अमेरिका में ले जाके स्टोर करना प्रेफर करते हैं, भारत में नहीं करते। वहां पे उनके कानूनों के हिसाब से वो डेटा चलता है, आपके डेटा को मोनेटाइज किया जाता है, उसको मार्केटिंग एजेंसीज को बेचा जाता है, उसके ऊपर एनालिटिक्स करके आपको प्रिसीजन ऐड दिखाए जाते हैं। तो डेटा की अहमियत आप ये देख के समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर, ये जो फ्री आपको सर्विसेज दे रही हैं, ये मात्र आपके डेटा को बेचकर या आपके डेटा को मोनेटाइज कर ही पैसा कमाकर अरबों खरबों की कंपनियां बन गई हैं। तो अपने डेटा की आप कीमत लगा सकते हैं। दूसरा, डेटा का इस्तेमाल पिछले 6 साल में देखने से आ रहा था, जो स्नोडेन ने खुलासे किए कि विश्व के कई देशों का जो डेटा जो अमेरिका में स्टोर हो रहा था, अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर उसका इस्तेमाल जासूसी और सर्विलेंस के लिए भी कर रही थी। तो चूंकि भारत के अंदर अभी कोई डेटा लोकलाइजेशन का कानून नहीं है, मगर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आने वाला है उसके अंदर बड़ी कंपनियों को भारत में डेटा लोकलाइजेशन करने के लिए, बाध्य करने के लिए प्रावधान है। पर चूंकि आरबीआई भारतीय संस्था है और आरबीआई एक रेगुलेटर की भूमिका के अंदर भी है और आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े किसी भी एंटिटी को दिशा निर्देश जारी कर सकता है, तो आरबीआई ने 1.5-2 साल पहले ये कहा कि ये जो बड़ी कंपनियां भारत के अंदर एक तरह से पेमेंट के कारोबार में आ रहे हैं, चाहे वो वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, या व्हाट्सएप या ये गूगल पे जैसी कंपनियां जो पेमेंट सर्विसेज के अंदर आ रही हैं, इनको कहा गया कि अगर आपको पेमेंट सिस्टम लाइसेंस अगर आप आरबीआई से ले रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो भारत के सभी कस्टमर्स का डेटा, भारत से जुड़ी सभी ट्रांजेक्शंस का डेटा भारत के अंदर ही स्टोर होगा और भारत के अंदर ही उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी, ताकि कल अगर भारत की किसी अदालत का आदेश आता है
या भारत की सरकार उसको एक्सेस करना चाहे तो भारत की जुरिडिक्शन के अंदर वो डेटा होगा। अभी क्या होता है कि कोई आतंकवादी हमला हो गया, आप किसी से फाइनेंशियल जानकारी मानिए, ये कंपनियां आपको 2-2 महीने नचा देती हैं, बोलते हैं एमलैट के थ्रू आइए, डेटा में आपका जुरिडिक्शन नहीं है, हमारी अदालतों के थ्रू आइए। तो आप ही के देशवासियों के डेटा के ऊपर स्वामित्व ये प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और अपने देश के कानून समझाती हैं। तो उससे बचने के लिए अब आरबीआई चाहता है कि भारत से जुड़ा, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ग्लोबल फिनोमिना लाइक गोल्ड। तो आरबीआई चाहता है कि भारत से जुड़ा सारा फाइनेंशियल डेटा भारत में ही रहे। ठीक है अशोक जी, चूंकि हम समझ रहे हैं कि डेटा कितना महत्वपूर्ण है और ऐसे में डेटा सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी हो जाता है, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। डेटा लोकलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में जब हम डेटा सुरक्षा की बात कर रहे हैं? देखिए, ये करेक्ट है जो डाटा इज द न्यू करेंसी और पीपल कॉल डाटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आज गोल्ड का तरह आप भी बोले। ये इशू है क्या जे डाटा लोकलाइजेशंस का फर्स्ट जो मुद्दा था, जो आरबीआई का जो मेन इशू था, जो सर्वेलेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए इफ आई हैव टू इन्वेस्टिगेट एज ए रेगुलेटर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था तो ही शुड हैव ए अनलिमिटेड एक्सेस टू द डाटा। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट ये एक that means there should be a local version of the data, locally a version of data. इसके मीनिंग नहीं है कि डाटा हैज टू बी एवरीथिंग, बिकॉज आरबीआई क्या लिखा है, ओनली इन इंडिया। अभी देखिए होल वर्ल्ड में आज छोड़िए, आज का डाटा आप सुनिए, आप कंट्री आपका इतना आदमी बाहर में से आईटी पीपल आर, ठीक है, उसका मेन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी इन इंडियन, ठीक है, उसका पेमेंट सिस्टम है ना, उसका यदि एक्सेस कोई कारण में इंडियन सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो उसका जो बैकअप डिजास्टर रिकवरी साइड यार साइड किधर होगा? इंडिया में होगा ना, आयरलैंड में होगा, इवन यूएसए में सब एसेट का, बट नॉट इन द यूएसए। ये तो कोई नो डिजास्टर रिकवरी का जो प्रिंसिपल है, the geographical kind of it may be differently. Second thing is that today cloud computing में जितना the kind of technology का आज cloud computing में है, वो डाटा को स्लाइस करता है, सार्डिंग बोलता है, वो एक डाटा को भी कट करके विरियड सर्वर में रखता है, नॉट एक सर्वर में रखता है। ओके, सो उसको करने के जो इंडिया में खाली ओनली रखने का है, ये है डिजिटल मर्केंटाइलिज्म। सी मर्केंटाइलिज्म एक वाणिज्यवाद बोलता है, वो बोलता है क्या कहता है, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, उसको गोल्ड है, आपका गोल्ड शुड बी देयर, दैट इज द वे द आप मेजर करता है आपका कितना काइंड ऑफ एड। सो एयर इसको जो आयात और निर्यात, इसको जो होता है क्या बोलता है, इसको एक काइंड ऑफ जीरो सम गेम बोलता है, जीरो सम गेम, ये नहीं हुआ है। अभी देखिए आपका फटका है, दैट इज अ कांसेप्ट कॉल्ड फटका। The FATCA is a reporting tool to be done to the IRS of USA. All Indian banks, जिसका कोई भी है NRI है, उसका पूरा अकाउंट का जो बैलेंस का कितना है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। Similarly, RBI और the Indian government can have a multi kind of legal kind of a treaty है वेरियस कंट्री के साथ, आप सर्वेलेंस के लिए आप ऑलवेज क्लेम कर सकते हैं। इट इज अ लेजिटिमेट क्लेम है आरबीआई का, जे मेरा डाटा का एक कॉपी, कंप्लीट कॉपी शुड बी हियर, बट आप कहीं नहीं सकता। मास्टर कार्ड का प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रिंटर प्रोसेसिंग का पूरा लॉजिक का पूरा एंटायर थिंग इज देयर इन द हियर। नाउ इफ आई हैव टू कीप द सेम थिंग हियर, द कॉस्ट विल बी मोर, ओके, एंड देन दे मे बी कंप्लीटली अनवायबल। सेकंड थिंग इज दैट आप मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेनर कार्ड सबको निकल दिया सपोज, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है पेमेंट सिस्टम में क्या होगा, 2 व 3 का होगा। उसके बाद कंज्यूमर्स विल बी अफेक्टेड। एंटायर यूएसए, एंटायर यूरोप में द प्राइवेट प्रोटेक्शन ऑफ दी थिंग्स डाटा इज अ वेरी बिग इशू। कोई भी कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ द कस्टमर कोई डाटा यदि कोई देता है तो उसको भी दे कैन हैव ए severe kind of a consequences. So there can be rules, there should be rules of privacy का। अगर मेरा डाटा का आप देता है किसी को, उसको मेरा विदाउट माय परमिशन, ये एक इशू डिफरेंट है। पर डाटा लोकलाइजेशन आरबीआई की जो पॉलिसी लिया ओनली इंडिया, इट्स ए कंप्लीटली
I would say anachronistic, I don't know what will be, Hindi will be there, completely anachronistic and completely technology ignorant kind of a attitude to the data. बिल्कुल, ई मार्केट और ई बाजार की इस दुनिया में आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी है वो एंटी इंटरनेट और ग्रोथ के खिलाफ है। यही कुछ कंसर्न जो है वो कंपनियां भी जता रही हैं। जितिन जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि चाहे मास्टर कार्ड हो या इससे पहले और भी कंपनियां, खासकर ग्लोबल कंपनियां डेटा लोकलाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा उनका जो रुख है वो पॉजिटिव नहीं रहा है। उनके अपने तर्क हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं या तर्क जो हैं क्या वो सही भी हैं जो वो दे रही हैं कि वो क्यों नहीं चाहती कि जिस देश का डेटा वो यूज़ कर रही है वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू उसको वो वहीं पर लोकेट करे। ओरिजिनल स्टोर डेटा को भारत के अंदर ही स्टोर करने का प्रावधान है और अननेसेसरी डेटा को यहाँ से बाहर ले जाया नहीं जाएगा। होता क्या है, ट्विटर को देखिए, व्हाट्सएप को देखिए, ये कंपनियां अमेरिकन कानून आपको समझाती हैं। आपके मंत्री का अकाउंट ब्लॉक करके कहते हैं अमेरिकन कानून लागू होगा, भारत के कानूनों का पालन करने से इनकार करती हैं। और जो ये फाइनेंशियल पेनल्टीज की बात करें कि प्राइवेट कंपनी बाहर डेटा दे नहीं सकती, ये सब बेकार की बातें हैं। स्नोडेन का आप खुलासे पढ़िए, अमेरिका ने एडमिट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ऑन रिकॉर्ड है जो कहते हैं अमेरिका के कानून के हिसाब से फॉरेन फीसा कानून जो है, फॉरेन इंडिविजुअल सर्विलेंस एक्ट के अंदर इन सारी कंपनियों को पूरा का पूरा डेटा सीक्रेट कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिकी एजेंसीज को साझा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ये पब्लिकली डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। अशोक जी, जिन बातों का जिक्र जितिन जी ने किया है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि डेटा लोकलाइजेशन की राह में आपको क्या चुनौतियां नजर आती हैं? क्वेश्चन इज दैट even if you have a full copy of these things, okay, now you have to give access. Suppose आप यदि अमेरिका कोई फॉरेन कंट्री विजिट करता है, आपका कार्ड है इसे मास्टर से इवन से आपका कार्ड है जैसे इंडियन के डेबिट कार्ड है, ओके, इंडियन का थिंग है, आप तो उधर में एक्सेस करेगा। माई व्यू इज दैट इट इज ए कंप्लीटली विशफुल थिंकिंग। ओके, आप भी सुनिए, गूगल का इंटर गूगल डाटा इज देयर। आपका पूरा आपका एंटायर इंडियन का पीपल और लाइफ पीपल आर यूजिंग गूगल. Google has the profile data of every individual. Even government, I have seen that many government employees has given their access code to Gmail. सिक्योरिटी कंसर्न है और जो डेटा का मिसयूज है, सरकार भी इसको लेकर काफ़ी समय से चिंतित है। हमने देखा कि फेसबुक में पिछले समय में जिस तरह से डेटा लीक का मामला आया, ट्विटर के साथ इस समय विवाद चल रहा है डेटा को लेकर। ये सिक्योरिटी कंसर्न और मिसयूज की जो बात है, हम उसे कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, सिक्योरिटी का एड्रेस करने के लिए आप फर्स्ट थिंग इज दैट मैं हैज टू हैव ए टेक्नोलॉजी, जैसे कोई भी हमारा डाटा एक्सेस किया, किसके लिए एक्सेस किया, इसको दी फुटप्रिंट टेस्ट करने का बहुत कट तरीका है ये, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम इज दैट हम खाली बोलता है मेरा लोकली ओनली लोकली हैज टू बी देयर, ओनली इट इज द ओनली वर्ड दैट इज देयर इज नो काइंड ऑफ ए टेक्निकल मीनिंग फॉर मी। I can always access any kind of things like that with proper kind of hacking. कैसा हो सकता है? How does people hack the even cooperative banks का hack होता है? So it is not that hacking does not happen. Hacking happens. So if you say that data locally data is required because access gives you quick access. If I don't have मेरा payment systems का full history in my country, then what will happen? I have to make a request or something. If I have got the entire countries का पूरा मेरा जो payment system का data है, any time I can access without asking anybody's permission. I don't require जे आपको मैं CIA का USA का permission चाहिए कि इसका permission नहीं चाहिए, मेरा का that is a legitimate demand. जी, कोई बोलता नहीं है ये demand is not legitimate. आप मेरा डाटा का पेमेंट सिस्टम का एज ए रेगुलेटर RBI मस्ट हैव एक्सेस, फुल एक्सेस, सो दैट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है इसको लिए RBI इज आई मीन FATF का लिए इंडिया इज ए सिग्नेटरी, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? क्योंकि डाटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता है, डाटा तो हमें एक्सेस कर सकता है, इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तक वो लोग बाहर में रखा है, मे बी आई विल फोर्स देम टू कीप द डाटा हियर, बट अभी जब हम लोग करता है ये कहीं का जो हमारा एग्जैक्टली लाइक डिजिटल मर्केंटाइलिज्म, वो बोलता है मेरा गोल्ड मेरा एसेट होता है। अरे इट इज नॉट ए जीरो सम गेम। आप सुनिए, आप यदि आपको सपोज जियो पेमेंट सिस्टम है, ये गया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश विल कॉल दैट यू हैव टू क्रिएट एंटायर डाटा में उसको क्या है? जितिन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि
डेटा लोकलाइजेशन को लेकर फिलहाल इंडिया में क्या पॉलिसी है, क्या नीतियां हैं? कानून जो है वो इस समय ड्राफ्ट बिल है वो बनने के कगार पर है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिसी है वो क्या उतनी कारगर है जितनी की ज़रूरत है, और उसमें किस तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, जो फाइनेंशियल सेक्टर का डेटा है, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या बैंक्स हैं, उनको लेकर आरबीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दे कैन इशू दैट गाइडलाइंस एंड दे हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस. In that capacity, RBI as a regulator has said that all data of Indian customers and Indian transactions has to be stored locally only in India. Anything which is to be taken down for processing for genuine requirement has to be informed to RBI and then you can take it out. और उसमें कोई ज्यादा नहीं, जैसे आज हमारा ईमेल का सबका डेटा आज अमेरिका में स्टोर्ड है, हम यहाँ से एक्सेस करते हैं ना जी, नहीं, वो भारत में डेटा स्टोर होगा, दुनिया यहाँ से एक्सेस करेगी, भारत के कस्टमर्स का डेटा, बस इतना सा फर्क. अगर जो 30 साल से व्यवस्था आज अमेरिका में रहकर चलती है, आरबीआई चाहता है ये भारत, मात्र भारत के लोगों की व्यवस्था, हम बाहर का भी नहीं मांग रहे हैं, मात्र भारत के लोगों का और भारत के डेटा की व्यवस्था भारत से चले, ताकि आपके डेटा को बेच के, जैसे फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेचा ताकि आपके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सके, ट्विटर आपको बेच के आपको ऐड दिखाता है. कल अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर के डेटा को मार्केट के अंदर, जो प्राइवेट कंपनीज करते भी, इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि मार्केटिंग के लिए आपको कार्ड बेचने के लिए, मास्टर कार्ड आपके डेटा को इंश्योरेंस कंपनी को बेच सकता है. व्हाट्सएप भी यही चाह रहा है कि बिजनेस अकाउंट्स का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा वो आगे मार्केटिंग के लिए दिया जाए. तो आरबीआई चाहता है कि आपके डेटा की स्वायत्ता को मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, आपके मालिकाना हक, भारत की सुरक्षा के लिए, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लिए ये डेटा भारत में स्टोर होगा. तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तो आरबीआई की गाइडलाइंस है. जो दूसरे सेक्टर हैं जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप बिग टेक्स, अमेरिका, ट्विटर, इनकी बात कर रहे हैं, उसको लेकर अभी कानून नहीं है. हाँ, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पेंडिंग है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा होगा, जिसपे फाइनेंशियल डेटा, आपका हेल्थ डेटा आता है, इस तरह का जो क्रिटिकल डेटा है जिससे आपको पर्सनली आइडेंटिफाई किया जा सके, वो सारा भारत के अंदर ही स्टोर होगा. पर खाली मात्र जेन्युइन पर्पस के लिए, अगर मान लीजिए आपको एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कुछ डेटा यूएस में भेजना होगा, अगर भारत का व्यक्ति का भारत अमेरिका से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो डेटा तो वहां जाएगा. तो जो जेन्युइन केसेस हैं और जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो डेटा ले जा सकते हैं. वो पॉलिसी में लिखना होगा, कस्टमर के एग्रीमेंट में लिखना होगा, आरबीआई को भी ये पता होगा. मगर जो ओवरऑल जो पूरा जो स्टोरेज है वो भारत के अंदर ही होगा. फर्क बस इतना. जी, ठीक है. अशोक नाग जी, क्या आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि जो यूरोपीय संघ का डेटा ट्रांसफ़र मॉडल है या यूएस का क्लाउड अधिनियम है, क्या उसकी तर्ज पर भी या उस राह पर भी भारत आगे चल सकता है ताकि कोई बीच का रास्ता अपनाया जा सके? नहीं, देखिए, प्राइवेसी, ये यूरोप में जो मेन इशू है वो है प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर. प्राइवेसी दैट उसका इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है उसका बिना उसका परमिशन के लिए. इसके लिए जीडीपीआर, ऑल दोस थिंग्स आर, डाटा प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द यूरोप में एटलीस्ट. तो वो नहीं चाहिए जे किसी को प्राइवेट डाटा किसी को कहीं शेयर करना है, जिसको शेयर विदाउट एनी परमिशन. आप मुझे डाटा, मुझे सपोज पेमेंट सिस्टम में ये पेमेंट का हिस्ट्री, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, हम किस के पेमेंट किया था. Now, question is that can be only accessed when there is a legal, like anti-money laundering. If I have to access the any public's payment history, कि कोई terrorist financing हुआ कि ना, कुछ हुआ कि ना, तो उसका लिए legal provision है. उसको legal provision लेके आपको उसको access कर सकते हैं. मेरा का issue है, देखिए जे आप ये बात करता है जे डाटा लोकलाइजेशंस, ये लोकलाइजेशंस का इशू आज का यूएस का देखिए में डाटा जो यूएस है वो भी आपको इतना जो यूएस का यदि पावर है उसका डाटा कर दे, हाउ रशिया कुड मैनिपुलेट द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर रशिया एंड इंडिया वाज दैट. सो इफ यूएसए कुड नॉट प्रोटेक्ट फेसबुक का डाटा बिफोर रशिया टू एंटिसिपेट, माने मेरा ख्याल होता है ये हमको, हम सोच सकता है जब करेगा. बट आई कैन अश्योर यू दैट टेक्नोलॉजी इज लाइक दिस, दैट if Russia can access the entire Facebook and manipulate these things, that when the government, US government could not protect this thing, the data localization is important. करना चाहिए था जे हमारा एक्सेस के लिए, so that I don't have to go to anybody to access my data. But ये मेरा खाली एक ही इशू है, only India is not a viable thing. That my data center has to be only in India and nowhere else. First of all, it is a completely, today in the integrated networked world, we are thinking of the nation is a completely different concept. This concept is, I could say, anachronistic. You can have it,
but it will be completely within another 15 years it will be shown that it is not easy. See, point is that if the kind of a machine learning system, that kind of things are happening, you will not be able to even do anything if I access the data from outside. You can think anything about it. You can say, टेक्नोलॉजी का कंट्रोल करने का इतना आसान नहीं है. ठीक है जितिन जैन जी, कुछ लोग जो कि डेटा लोकलाइजेशन के विरोध में तर्क दे रहे हैं, वो इसे एंटी ग्रोथ, अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स दुनिया की बात कर रहे हैं, उसके लिए मान रहे हैं. मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो डेटा ट्रांसफ़र मॉडल है यूरोपीय संघ का या फिर यूएस का क्लाउड अधिनियम, जो कि एक मध्यमार्गी रास्ता अपनाता है, काफ़ी सक्सेसफुली वो फिलहाल चल भी रहा है, क्या इस तरह की किसी राह पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? भारत के अंदर डेटा की प्राइवेसी को लेके अभी हम उतना कंसेप्चुअलाइजेशन या एक तरह से अभी हमारे यहाँ इग्नोरेंस बहुत है, हम अपने डेटा की कीमत को समझ नहीं रहे हैं. सरकार इसी कीमत को जान के आपके आने वाले भविष्य को प्रोटेक्ट करना चाह रही है और भारत का डेटा भारत में रखना चाह रही है. दूसरा, आप ये देखिए कि ये जो बड़े संस्थान हैं, नास्कॉम हुआ, DSCI हुआ, जैसे ही आप डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, ये लोग खड़े होकर बोलते हैं नहीं, ये तो फ्री वर्ल्ड है, डेटा ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए. जब तक वेस्ट में डेटा था तब तक तो डेटा ठीक था, जैसे ही आपने बोला यहाँ रखी तो इनको डेटा ग्लोबलाइजेशन चाहिए. कारण ये है कि 80% फंडिंग आज नास्कॉम की आप जानते हैं कि फॉरेन टैक्स से आई, क्योंकि भारत एक आउटसोर्सिंग इकोनॉमी रहा. तो भारत से जो कि आउटसोर्स के काम आता था, तो जो पेरेंट ग्रांट्स आते हैं आज उनकी फंडिंग है वो बड़ी कंपनियों से है. तो पैसे की जो बेपोती है आज उनको वो स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रही है. मगर आप देखिए भारत की कौन सी स्टार्ट, और ये जो पॉलिसीज है इस पे स्टार्टअप एग्जेम्प्टेड है ताकि किसी इनोवेशन को स्कैटल ना किया जा सके. ये जो डेटा अभी जैसे आपने देखा कि जो नए ड्राफ्ट IT रूल्स भी आए, उसके अंदर भी एक सरकार ने डिफरेंशिएशन किया कि सिग्निफिकेंट डेटा इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और छोटे स्टार्टअप से फर्क क्या होगा. यही सारा फर्क डेटा प्राइवेसी बिल के अंदर भी, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स को बड़ों से डिफरेंशिएट किया गया है. आपके क्रिटिकल डेटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफायर डेटा को नॉर्मल डेटा से डिफरेंशिएट किया गया है. नॉर्मल डेटा आप ले जा सकते हैं, पर हेल्थ डेटा हुआ, आपका फाइनेंशियल डेटा है, जो क्रिटिकल डेटा है, आपका एक तरह से पर्सनल कॉन्वर्सेशन है, वो भारत के बाहर नहीं जा सकता. अशोक सर, चूंकि भारत यही चाहता है कि जो डेटा है, जो ओनरशिप है, जिस देश का डेटा है ओनरशिप उसी की होनी चाहिए. मिसयूज या फिर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि डेटा सुरक्षा सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है. तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए. मैं चाहूँगी इस पर आप एक अपना फाइनल टेक दें. देखिए, डाटा का एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू द योर कंट्रीज सिटीजन्स डाटा बाय द रेगुलेटर और द गवर्नमेंट, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट दैट. मैं ऐसे नहीं बोलता जो इसको हमको अनलिमिटेड इमीडिएट एक्सेस देना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी का हमको देखना चाहिए. बट ये जो एंटीडिल्यूवियन काइंड ऑफ ए थिंकिंग है, जे हम लोग खाली एक मेरा कंट्री में अंदर में ही सब डाटा रखेगा. सुनिए, आप डाटा सेंटर तो बनाएगा, आप डाटा सेंटर का जो टेक्नोलॉजी, ऐसे सपोज न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी जितना टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करता है, कोई कितना डाटा सेंटर का कितना टेक्नोलॉजी, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास है. भारत के अंदर जियो का भी है डेटा सेंटर, आप यहाँ पे सब मौजूद, आप चिंता मत कीजिए. बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब रेडी है. मैं चिंता नहीं करता, मैं खाली एक आर्गुमेंट करता है. ओके, चिंता नहीं. आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट ए पॉलिसी मेकर. ठीक है ना? इफ आई एम नॉट पॉलिसी मेकर, आई हैव राइट टू टेल मी व्हाट इज माय व्यू. करेक्ट? हम चिंता करने का क्या, कौन? आई एम नॉट ए पर्सन टू चिंता इसके लिए दैट आई विल मेक द पॉलिसी. आई एम तो पॉलिसी नहीं बनाता है. चेतन जी, आप में भी आप पॉलिसी मेकर के साथ है तो पॉलिसी करवाना सकता है, हम पॉलिसी नहीं बना सकता है. आप पॉलिसी का जब बनाया है उसको खाली हमको रिएक्ट करता है, जो इसका क्या इम्प्लीकेशन है. ठीक है ना? सो ये हम बना सकता कि नहीं बना सकता, ये इशू नहीं है, बहस नहीं है. जे मेरा जितना टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग एवरीवेयर इज डेवलपिंग, एंड टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का जो है, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स ओपन सिस्टम है. करेक्ट? ये प्रोप्राइटरी सिस्टम नहीं है. एंड वर्ल्ड इज गोइंग फॉर दैट ओपन सोर्स ओपन सिस्टम, एंड वर्ल्ड ऑल्सो गो फॉर ओपन डाटा. ये जो स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम, आज सुनिए, आप यदि चाइना में देखिए जितना कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना डेवलपमेंट हुआ, 90% इज द ओपन सोर्स है. ओके, सो वो तो दिस प्रोसेस आपका जितना, मैंने इवन इफ वी थिंक एनीथिंग, ये नहीं हो सकता है. अशोक नागरी, माफ कीजिएगा, चूंकि वक्त की कमी है और कार्यक्रम को हमें कंक्लूड करना होगा. आपने अपनी बात रखी. जितिन जैन, अब एक कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से.
मैं यही कहूंगा कि भारत के अंदर हमें डेटा प्रिवेसी के प्रति सजगता बरतनी चाहिए, अपने डेटा के प्रति, अपने सॉवरेनिटी के अधिकार को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे डेटा कॉलोनाइजेशन कैंपेन चलाएं, आपके कानूनों को मानने से इनकार कर दें, आपका डेटा बाहर लेके जाए और उसका जो मर्जी दुरुपयोग करें। उसके लिए सजगता बरतनी चाहिए और ये नागरिकों से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है इस बात को देख के कि कम से कम आरबीआई जैसे रेगुलेटर अब अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो डेटा प्राइवेसी और जो सुरक्षा की बात हो रही है, डेटा को लोकलाइज करने की बात हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इसे लेकर गंभीर है, क्योंकि सिक्योरिटी, सेफ्टी और मिसयूज ना हो, इसको लेकर सरकार सजग है। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाहे